गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून। बढ़िया। चलिए आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम मिनरल्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे। तो मिनरल्स पे अभी हमारा बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मिनरल्स पे जैसे कि पिछले दिन हम जो बात कर रहे थे कि कुछ मिनरल्स, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में हमारा हुआ था। इसमें जो मेजरली है कि आयरन के साथ साथ मैं और भी एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताई थी कि आयरन के साथ आयोडीन के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना है। बाकी जो मिनरल्स है वो तो हमारा बॉडी में नॉर्मल जो इंटरनल काम पे लगता है वो तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आयरन के साथ साथ और एक माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन में क्या होते हैं, आयोडीन क्या है बेसिकली हमारे पूरे बॉडी के लिए आयोडीन एक ऐसा माइक्रो एलिमेंट है जो कि एकदम फीटल स्टेज से लेके पूरे बुढ़ापा तक, पूरे ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हमारे नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे मेटाबॉलिज्म, सब कुछ के लिए आयोडीन की जरूरत होते हैं। और हमारे बॉडी में आयोडीन एक्चुअली ऐसे फ्रीली नहीं रहते हैं, ठीक है। वो आयोडीन का काम है हार्मोन सिंथेसिस करना। जो हार्मोन का नाम है थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड काम होते हैं आयोडीन का। और जो दो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं दैट इज T3 एंड T4. T3 means triiodo thionine and T4 means tetra iodo thionine. इस T4 को हम जैसे टेट्रा आयोडो बोलते हैं, सेम हम इसको और भी एक नाम से पहचानते हैं विच इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन भी हम बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन सिक्रेशन होते हैं हमारे यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वहां से। इस दोनों हार्मोन में आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे ये है आयोडो, दोनों हार्मोन में ही है आयोडो। आयोडो मीन्स आयोडीन, मतलब इन दोनों हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत है। अब ये हमारे आयोडीन का एक फंक्शन भी आप बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के में काम आते हैं। इसके साथ साथ आयोडीन के और भी कई सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि हमारे ग्रोथ में काम आते हैं, ठीक है। एकदम फीटल स्टेज से स्टार्ट करके हमारे पूरे ओल्ड एज तक हमारी ग्रोथ, मेंटेनेंस, हमारे ऑल टोटल बॉडी डेवलपमेंट के लिए आयोडीन जरूरी होते हैं। सेकंड काम वो करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में आयोडीन की जरूरत है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे लीवर पे। अब लीवर से जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी रहते हैं तो लीवर इस ग्लाइकोजन को रिलीज करते हैं और फिर वो ब्लड में जाके ग्लूकोज पे कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो कन्वर्शन प्रोसेस चल रहा है इस पे आयोडीन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट आयोडीन का काम क्या है? वो काम करते हैं हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में।
और ये जो सारा काम चल रहा है ये सारे उसी T3 और T4 के काम ही चल रहा है। मतलब थायराइड हार्मोन्स का जो भी फंक्शन है वही एक्चुअली आयोडीन का फंक्शन होते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन में हमें आयोडीन मदद करते हैं। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हमारे नर्व डेवलपमेंट पे। ओके, नर्व डेवलपमेंट पे भी आयोडीन का काम रहता है, जैसे कि हमारे टोटल नर्वस सिस्टम की कंप्लीट डेवलपमेंट। ओके, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की जरूरत होते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, हमारे हड्डियों, दोनों हड्डियों के बीच पे रहते हैं, मसल के बीच पे रहते हैं, तो ये जो सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके नॉर्मल एक्टिविटी में मदद करते हैं आयोडीन। नॉर्मल एक्टिविटीज में भी आयोडीन काम आते हैं। तो ये सारी चीज होते हैं आयोडीन के फंक्शंस के अंडर। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स? ओके, ऑल क्लियर। देन हम जाएंगे आयोडीन के डेफिशिएंसी में। आयोडीन के जो डेफिशिएंसी होते हैं उस पे देखा जाते हैं कि दोनों स्टेज में ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक तो एकदम फीटल स्टेज से लेकर पूरे चाइल्डहुड तक उस स्टेज पे जो प्रॉब्लम आते हैं उसको कहा जाते हैं क्रेटिनिज्म। ये होते हैं चाइल्ड में, बच्चों में ये देखा जाते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट पर्सन में क्या प्रॉब्लम आते हैं? गॉइटर, ये देखा जाते हैं एडल्ट पर्सन में। और ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से उसको कहा जाता है मिक्सिडीमा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स देखा जाती हैं। अब ये तीन प्रॉब्लम कैसा होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन कम हो जाते हैं तो आयोडीन कम हो जाने की वजह से हमारे फीटल जो डेवलपमेंट होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फीटस डेवलपमेंट के बाद भी, मतलब जब बच्चे लैक्टेटिंग पीरियड पे होते हैं या फिर कुछ खाना खा रहे हैं, तो ये जो पूरा उनके चाइल्डहुड फेज आते हैं, तो इस पूरे चाइल्डहुड फेज में अगर आयोडीन का कोई भी डेफिशिएंसी हो तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है क्रेटिनिज्म। इस क्रेटिनिज्म में क्या देखा जाता है कि बच्चों का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक जाइगेंटिक उनका हाइट हो सकता है या फिर बहुत ही ड्वार्फिज्म देखा जा सकते हैं। ठीक है, उसका हाइट बहुत शॉर्ट होते हैं। उनके मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, मतलब मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होते हैं। इसीलिए हम जो जैसे स्पेशल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, तो स्पेशल चाइल्ड में उनका मेन कॉम्प्लिकेशन, मेन डिसऑर्डर क्या होते हैं कि वो हमारे जैसा ही नॉर्मल लोग ही होते हैं, लेकिन हमारा एज के साथ साथ हमें जो डेवलपमेंट हुआ है, मेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आए हैं, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग होते हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके आयोडीन डेफिशिएंट हो जाते हैं, ताकि हमें कुछ सोचने का, समझने का वो कैपेसिटी उनको नहीं रहता है। उनके मतलब कोई भी काम करने से उसको थकान महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं वो, उनके हड्डियों में उतना ज़्यादा जोर नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली उनको मतलब सलाइवा सिक्रीशन होते हैं। हाँ, पूरे इधर उधर से उनका सलाइवा सिक्रीशन चलता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स देखा जाते हैं क्रेटिनिज्म के पेशेंट पे। नेक्स्ट, जब गॉइटर होते हैं, गॉइटर में भी
आयोडीन डेफिशिएंट हो जाते हैं। अब आयोडीन डेफिशिएंट हो जाने की वजह से क्या होगा, अगर आयोडीन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली T3 और T4 ये दो हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन ही इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करने में, उसको सिंथेसिस करने में मदद कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये दो हार्मोन जाके हमारे बॉडी में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये दो हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाते हैं, सिंथेसिस कम हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को उसका खबर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहां से एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं व्हिच इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो नाम से ही पता चलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। किस वजह से स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को, ताकि थायराइड ग्लैंड उनके जो थायराइड हार्मोन्स है उसके सिक्रीशन को ज्यादा करे। तो जब हमारे बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंट होते हैं तो ये दोनों सिक्रीशन कम हो गया, फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, इस TSH हार्मोन के सिक्रीशन ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि थायराइड इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, हमारे थायराइड ग्लैंड को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि उसको थायराइड हार्मोन सिक्रेट करना चाहिए, इसीलिए पिट्यूटरी उसको वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं थ्रू द TSH हार्मोन। तो TSH हार्मोन जितना ज्यादा सिक्रेट होगा वो जाके थायराइड हार्मोन को उतना ही इंस्ट्रक्शन दे पाएगा कि तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, तुमको और भी ज्यादा काम करना है। तो इस वजह से ये TSH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। जब TSH हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आगे की तरफ स्वेलिंग हो जाते हैं इसका। यहाँ पे जो हमारे गले के सामने वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ वो स्वेल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गॉइटर। ओके, ये क्लियर है? बोलिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। थायराइड फंक्शन अल्टीमेटली तब भी पॉसिबल होगा जब हमारे बॉडी में आयोडीन मिनरल का प्रॉपर मात्रा रहेगा, ठीक है। अब इस गॉइटर में प्रॉब्लम क्या देखा जाते हैं कि पेशेंट का वेट बहुत इजीली बढ़ जाते हैं, उसके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, पल्स रेट उनको बहुत हाई रहता है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं, मतलब कुछ भी काम करने से उसको हाफ आते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, इसके साथ साथ बहुत जल्दी उनको पसीना आते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देखा जाते हैं उन लोगों में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होते हैं मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा इज ऑल्सो myxedema is also a cause due to the low percentage of iodine, ठीक है। जहाँ पे भी हमारे बॉडी वेट ज़्यादा हो सकता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट जो होते हैं, हमारे BMR जो होते हैं वो बहुत कम हो जाएगा, इसके वजह से हमारे वेट जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इन मिक्सेडिमा में भी वो सेम वीकनेस रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस उसका नाम थोड़ा अलग रहता है। लेकिन मिक्सेडिमा में ये स्वेलिंग नहीं होते हैं, थायराइड ग्लैंड पे ये स्वेलिंग नहीं होते हैं मिक्सेडिमा में, ठीक है। तो ये रहता है थायराइड आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो आते हैं एक्सेस।
आयोडीन एक्सेस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो तब भी हमारे थायराइड हार्मोन का काम बढ़ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड का काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन पे ये जो T3 और T4 है, ये T3 और T4 का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा ये सिक्रेट होने लगेगा। जब ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होते हैं, इसका मतलब भी यही है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये स्वेलिंग आते हैं, जिसको कहा जाते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, इसका और एक नाम होते हैं which is known as exothalamic goiter। एक्सोथैलेमिक गॉइटर इसको कहा जाते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही रहते हैं। अब ये जो मिक्सेडिमा होता है ना, मिक्सेडिमा में और एक प्रॉब्लम देखा जाते हैं कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये होती है हमारे थायराइड आयोडीन हार्मोन के आयोडीन मिनरल्स के कुछ डेफिशिएंसी और एक्सेस कंजम्पशन। अब बारी ये आते हैं कि ये आयोडीन हमें कहाँ मिलता है। यूजुअली अगर हम सबसे बेस्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो आयोडीन हमें मिलता है जो भी सी फूड होते हैं, सी फिश हो सकता है, या फिर जो भी सी फूड हम लेते हैं उस पे आयोडीन परसेंटेज ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ जो छोटा छोटा फिशेस होते हैं, या फिर एग, बॉइल्ड एग, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो कि बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आयोडीन ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आते हैं कि आयोडीन का जो भी सोर्सेज रहता है वो डिपेंड करते हैं कि वो सोर्सेज कहाँ से आए हैं, तो उस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं आयोडीन परसेंटेज उस खाने में। क्योंकि आयोडीन यूजुअली ना सॉइल पे रहते हैं, तो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर हिल एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये होता है जब बारिश होते हैं तो उसके ऊपर वाला सरफेस का जो मिट्टी है वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उसके साथ साथ उस आयोडीन भी फ्लश आउट हो जाते हैं मिट्टी से, उस आयोडीन का परसेंटेज भी कम हो जाते हैं, जिसके वजह से उस मिट्टी में जब हम कोई भी चीज़ों मतलब कोई भी फूड कल्टीवेट करते हैं तो उस फूड में आयोडीन परसेंटेज कम हो सकता है। इसके साथ साथ हमारी जो कुकिंग प्रोसीजर रहता है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई हीट पे खाना पकाते हैं, या फिर उसको बहुत दिन तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, या फिर फ्रीज़र में अगर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें भी देखा जाते हैं कि आयोडीन परसेंटेज कम हो जाते हैं। ओके, सो इसीलिए अल्टीमेटली आयोडीन हमारी बॉडी में आयोडीन का डेफिशिएंसी ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं दैट इज टू सेल ओनली आयोडाइज्ड सॉल्ट। आप देखेंगे आपके घर में जो नमक का जो पैकेट्स आते हैं उस पे अगर आप देखते हो तो उस पे लिखा रहेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि लीगली यही सेल होना चाहिए। नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड नॉट बी सोल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसा मीडियम होते हैं जो कि हर कोई लोग यूज करते हैं, वो चाहे मतलब कहाँ पे भी रहते हैं, उसके खाने का तरीका जो भी हो, उसके रिलीजियन जो भी हो, उसके खाने में नमक यूज होगा। इसीलिए नमक में तो यूजुअली आयोडीन नहीं रहता है, उस पे रहते हैं सोडियम क्लोराइड। लेकिन आयोडीन हमारी बॉडी में कम ना हो, इसीलिए नमक पे आयोडीन को फोर्टिफाई किया गया, जिसकी वजह से वो होते हैं, इसका नाम होते हैं फोर्टिफाइड सॉल्ट, जो कि एक्चुअली होते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, ये क्लियर है? बोलिए।
बोल रही हूँ, पहले वो डाउट क्लियर कर दो। बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। आपके ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। ओके, बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आया क्योंकि आपके वॉइस ब्रेक हो रहा था। मतलब आयोडीन के साथ किडनी का कोई रिलेशन है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है। आयोडीन के साथ अगर किडनी का कुछ रिलेशन आप पूछ रहे हैं तो नहीं, आयोडीन के साथ डायरेक्टली किडनी का कोई रिलेशन नहीं है। जो होता है वो है सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसलिए शायद आप ये एक्सपीरियंस किए हैं कि किडनी पेशेंट को नमक थोड़ा कम खाने को बोलते हैं, क्योंकि आयोडीन के साथ रिलेशन की वजह से नहीं, सोडियम क्लोराइड की वजह से, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो नेचर होते हैं वाटर को अब्सॉर्ब कर लेना, जो कि किडनी पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, आयोडीन जो परसेंटेज आप बोल रहे थे कि आयोडीन हमें कितना लेना चाहिए, आयोडीन हमारे डेली डाइट पे बहुत कम अमाउंट में चाहिए। कितना? वो सिर्फ 150 माइक्रोग्राम पर डे हमें लेना होता है, जो कि आसानी से हमें खाने से या फिर नमक से मिल जाते हैं। तो इसीलिए यूजुअली आयोडीन का कमी हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थायराइडिज्म तो अभी बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को थायराइड्स का प्रॉब्लम आते हैं, वो अलग कारण होते हैं। वो हम जब थायराइड के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि थायराइड का क्या क्या कारण आते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में आयोडीन का उतना ज्यादा कमी नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर? आयोडीन पूरा क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट फिर हम बाकी जो मिनरल्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। हाँ, जैसे कि नेक्स्ट मिनरल होते हैं हमारे, कॉपर तो हो गया था शायद हम लोगों का, राइट? कॉपर हो गया था ना हमारा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। शायद कॉपर नहीं हुआ था। ओके, ठीक है, मैं कॉपर के बारे में एक बार बोल देती हूँ। कॉपर यूजुअली क्या होते हैं, कॉपर भी हमें हमारे जो नॉर्मल डाइट्स आते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग या फिर जो सी फूड होते हैं उस पे हमें कॉपर मिलता है। तो कॉपर का काम क्या है? कॉपर मेनली हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं उसमें मदद करते हैं। कॉपर हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं तो उस एंजाइम्स को सिंथेसिस करने में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा जो एंजाइम, तो उस एंजाइम के सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। हमारे बोन डेवलपमेंट के लिए भी मदद करते हैं कॉपर। इसीलिए अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो तो हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो फ्रैक्चर प्रोन हो जाते हैं, आसानी से टूटने का चांसेस रहता है, हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हमारे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। इनफैक्ट हमें एनीमिया भी हो सकता है अगर कॉपर डेफिशिएंसी हो तो। यूजुअली कॉपर एक ऐसा माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिसका एक्सेस नहीं होते हैं, अगर फिर भी एक्सेस होते हैं तो वो सिर्फ वो नॉशिया, वॉमिटिंग टाइप का कुछ माइनर सिम्टम्स आते हैं, अदरवाइज कॉपर का एक्सेस कंजम्पशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड या फिर फ्लोरीन, ये मेनली पाए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। मतलब फ्लोराइड एक्चुअली रहते हैं सॉइल पे, मिट्टी के एकदम डीप सॉइल पे वो फ्लोराइड रहते हैं, जो कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अब फ्लोराइड का काम क्या है?
हमारे ये जो दांत का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक सुंदर सा मतलब एक वाइट टेक्सचर जो होते हैं वो आते हैं फ्लोराइड से। फ्लोराइड हमारे दांतों के ऊपर एक कैप जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे दांत के जो एनामल्स है वो सारी चीज प्रोटेक्टेड रहे। हमारे दांतों का जो हड्डी है एक्चुअली तो वो प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए फ्लोराइड उसके ऊपर वो कैप के जैसा काम करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो अगर फ्लोराइड का कमी हो तो हमारे डेंटल कैरीज हो सकता है, मतलब दांतों में छेद आ सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो भी वो हमारे दांतों का ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डेफिशिएंसी में कैरीज आते हैं, छेद आते हैं, और अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो हो जाते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, मतलब एनामेल का जो नॉर्मल जो ब्राइटनेस होते हैं, हमारे दांतों का जो एनामेल है उसका जो ब्राइटनेस है वो पूरा नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे दांतों के ऊपर छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, उस स्पॉट से धीरे धीरे दांतों के अंदर होल हो जाते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देखा जाते हैं। और जैसे कि ये देखा जाते हैं कि फ्लोराइड का जो नॉर्मल परसेंटेज होते हैं 1 ppm पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। अगर फ्लोराइड 1 से 2 ppm पर लीटर हो जाए तो ही वो होते हैं वाटर पोल्यूशन, मतलब डेंटल फ्लोरोसिस का कारण बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आर्सेनिक पोल्यूशन होता है, सेम वैसे ही फ्लोराइड ज्यादा होने से भी वाटर पोल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आयोडीन आयरन वी हैव डन। मैंगनीज क्या होते हैं? मैंगनीज बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहा है उसमें एज अ को फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हो, हमारे एंजाइम सिक्रेशन के लिए हो, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है उस पे एज को फैक्टर काम करते हैं मैंगनीज। इसके साथ साथ मैंगनीज हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। और इसके साथ अल्टीमेटली जो फीटल डेवलपमेंट होते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस के जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी मैंगनीज की जरूरत है। नेक्स्ट जो मॉलिब्डेनम होते हैं ये भी एक हमारे केमिकल रिएक्शंस में एज कोफैक्टर काम करते हैं। सेलेनियम जो होते हैं, सेलेनियम एक्चुअली मिनरल्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली जो एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स है, वो विटामिन ए हो, सी हो, ई हो, ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन है, इसके साथ साथ सेलेनियम भी हमारे बॉडी में वो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंड जिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करने में, हमारे ब्लड को अच्छा रखने के लिए, मतलब अगर जिंक का डेफिशिएंसी रहते हैं तो एनीमिया भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस पे जिंक हमें मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बोल सकते हैं। ओके, सब क्लियर है ना सभी को? ओके, ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, समझ भी नहीं आया, और एक बार बोलिए। हाँ, जिंक की कमी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। जो भी घाव होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते हैं, स्किन में इचीनेस होते हैं, मतलब इचिंग होते हैं, रैश होते हैं, ड्राई स्किन हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, ये भी हो सकता है।
this regarding? Okay, so basically यहाँ तक ही हमारा मिनरल्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें से ही हमारा मिनरल का जो भी हमारा पढ़ना था वो हमारा कंप्लीट हो गया मिनरल्स पे। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और भी बता दूं आपके इंटरनल एग्जाम के बारे में, जो कि आई थिंक आपके टेंटेटिव डेट मैंने 14th में दिए थे, 14 अक्टूबर के बाद, राइट। 14 अक्टूबर के बाद शायद आपके वो इंटरनल एग्जाम के लिए मैंने दी थी। तो उस पे आपको टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। हाँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 14 अक्टूबर मतलब उस हफ्ते में आपको एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, आपको थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। थोड़ा एक्सटेंडेड मतलब मैं आपको बता देती हूँ किस वक्त होगा आपकी एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट आप लोगों का द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सो द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है 24th अक्टूबर इज ऑन थर्सडे, तो उस टाइम से आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन फाइनली जो भी डेट शेड्यूल होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि कब वो डेट शेड्यूल होगा, ठीक है। एग्जाम के जो सिलेबस रहेगा वो अभी से मतलब आज तक हमारा जितना हुआ है वहां तक हमारा सिलेबस रहेगा। दैट इज फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये चैप्टर्स आप लोगों को रहेगा एग्जाम में। टोटल मार्क्स होगा 25, मतलब 25 एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। टाइमिंग रहेगा 30 मिनट्स। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा 25 मार्क्स के, और ये टोटल 7 चैप्टर आप लोगों को रहेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन के पहले मतलब जिस वीक पे एग्जामिनेशन होगा उसके पहले मैं एक रिवीजन क्लास ले लूंगा उसके एग्जामिनेशन रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर करना होगा, और रिवीजन अगर किसी को कुछ भी डाउट्स आते हैं तो उस रिगार्डिंग एक रिवीजन क्लास मैं लूंगी एग्जामिनेशन के पहले, इंटरनल एग्जाम के पहले, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन रिलेटेड? क्या मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ, वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि नहीं, आप लोगों को जो भी हुआ है उसी तरह से ही आप लोगों को पढ़ना है, मतलब प्रिपेयर करना है। क्योंकि जैसे कि ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना, तो प्रोफेशनल कोर्स पे आप लोगों के पास जब वो एक डिग्री आएगा कि न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री, तो आपको उस चीजों के ऊपर डेप्थ होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कुछ सजेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को फॉलो करते हैं या फिर बाद में भी जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस को रिवाइज करेंगे, तो क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है आपको। पीडीएफ को ध्यान से देखिए और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से कवर अप कीजिए, तो ही आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया होगा। मतलब ऐसे ही अभी तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। सारे लोगों का ऑलमोस्ट 80% के ऊपर तो आ जाते हैं उन लोगों का। और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं
और 52%, ठीक है, 25 मार्क्स में 52% होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। हाँ, तो वो भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। वो आपको मैं इसी हफ्ते, हाँ इसी हफ्ते के अंदर ही मैं आप लोगों के मतलब वो बता दूंगा आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो हमारे यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पे मतलब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता है कि पूजा के पहले आप लोगों के साथ कितना क्लासेस मुझे मिलेगा, ये भी नहीं पता है। सो इसीलिए व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू इसी वीक के अंदर वो फाइनलाइज हो जाएगा, और जो भी फाइनलाइज होगा डेट वो आपको इसी वीक के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इस रिगार्डिंग, और कुछ क्वेश्चन नहीं है? कभी भी दे सकते हैं, कभी भी। आप लोगों को 2 दिन का एक टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो उस दिन के अंदर मतलब आपको जब भी टाइम हो आप एग्जाम दे सकते हो, बस आपको वो आधे घंटे टाइम को आपको निकालना है कि जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तो उससे लेकर आपको 30 मिनट्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है, आपको सबमिट करना है, बस यही आपको ध्यान पे रखना है। बाकी आप मतलब कभी भी आप दे सकते हो, जो भी टाइमिंग रहता है उसके अंदर आप कभी भी दे सकते हो एग्जामिनेशन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस? आप जैसे कि आप लोगों को तो ये तो पहला एग्जाम है, तो एक एग्जाम देने से ही आपको ये जो कंफ्यूजन हो रहा है या फिर अगर किसी के मन में कुछ डाउट मतलब कुछ डर भी है तो वो भी पूरा ठीक हो जाएगा एक एग्जाम देने से। और कुछ प्रॉब्लम्स? टोटल आप लोगों को जो इंटरनल एग्जाम रहेगा वो इंटरनल एग्जाम आप लोगों को 2 या फिर 3 होगा, ठीक है, 2 तो होगा ही, अगर टाइम आते हैं तो 3 होगा, अदरवाइज 2 इंटरनल एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन रहेगा टोटल 100 मार्क्स का, जब जो भी मतलब जितना तक आपके सिलेबस पे है उस पूरे सिलेबस के ऊपर। बोलिए। नहीं, वो आप लोगों के पास में एग्जामिनेशन के लिए एक लिंक जाएगा, ठीक है, आपके जो स्टूडेंट प्रोफाइल वहां पे भी वो शो करेगा, कैसे आपको एग्जामिनेशन पे एंटर करना है वो भी आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो उस पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके आपको वो एग्जाम का पेपर दिखेगा, वहां पे आपको क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस दिखेगा, जो ऑप्शंस आपको सही लगेगा उस पर क्लिक कीजिए, हो जाएगा। ऐसे करके 25 आंसर्स यू हैव टू डू, और उसके बाद नीचे सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने से आपके एग्जामिनेशन सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप खुद देख भी सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन हो गया है, आपके स्टूडेंट प्रोफाइल पे वो भी शो करेगा, ठीक है, कि एक पेपर ऐसा हुआ है तो आपको कितना मार्क्स आप सिक्योर किए हैं, ये सारी चीज आपको दिखेगा उस पर। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको टोटल 25 क्वेश्चन है, टोटल 30 मिनट्स आपको टाइम है, इसके अंदर कोई टाइम आउट के ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट के बाद टाइम आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टोटल 30 मिनट्स का टाइम रहेगा, आप उस पे आपके हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो। और किसी को कुछ डाउट्स? ओके, फिर ठीक है, अगर किसी को और कुछ डाउट नहीं है तो आज के लिए हम हमारा ये जो डिस्कशन है उसको खत्म कर सकती हूँ। फिर बोलिए। इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश पे होगा, जो भी एग्जामिनेशन आप लोगों को रहेगा सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। हाँ, नहीं इंटरनल एग्जाम मतलब फर्स्ट इंटरनल एग्जाम आप लोगों को जो होगा वो
मिनरल तक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल एग्जाम मतलब सेकंड इंटरनल एग्जाम जब होगा तब उसके लिए अलग से सिलेबस आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट इंटरनल एग्जाम के लिए मिनरल तक ही रहेगा, उसके आगे और नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल छुट्टी नहीं है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है, मतलब एग्जाम जब होगा एग्जाम उसके हिसाब से ही रहेगा, लेकिन उसके बीच पे क्लासेस नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। क्लासेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस हफ्ते में मतलब 2 अक्टूबर उस दिन क्लास नहीं होगा, जैसे कि वो तो छुट्टी है वो दिन, तो उस दिन क्लासेस नहीं रहेगा, लेकिन नॉर्मली अदरवाइज जैसा क्लासेस रहता है वैसा ही रहेगा, ठीक है। आप लोगों को तो एक्चुअली नवरात्रि में आप लोगों का क्लासेस वैसा नहीं है, नवरात्रि में जो भी शेड्यूल रहता है, ठीक है। फिर भी मुझे पता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीक पे आप लोगों का जो क्लासेस है पता नहीं है वो कैसे रहेगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी होगा आप लोगों को तो मतलब आपके स्टूडेंट प्रोफाइल में क्लास नोटिफिकेशन पे ही वो आपको अपडेट मिल जाएगा कि किस दिन क्लास है किस दिन नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए हम यहीं तक डिस्कशन को एंड करते हैं, हमारे मिनरल्स चैप्टर्स को भी खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। आप वेट भी कर सकते हो, हाँ हाँ वो होता है वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से होता है। अगर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो गया तो लोग पतला हो जाते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा लो हो गया तो लोगों पे मोटापा आ जाते हैं। ये थायराइड के चैप्टर में हम और भी इलेबोरेटली जानेंगे कि सिर्फ एक ही रीजन नहीं होते हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ रीजंस रहते हैं थायराइड्स में, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है। नहीं, अदरवाइज थायराइड का दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। जब हम थायराइड के जो कारण होते हैं उस कारण को अगर हम एनालिसिस करते हैं, उसको अगर हम ठीक कर लेते हैं तो थायराइड की दवाई लेने की भी हमें उतना ज्यादा जरूरत नहीं आते हैं, ठीक है। वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम थायराइड चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि क्यों थायराइड का दवाई ना लेने से भी थायराइड रिवर्स हो सकता है। थायराइड कैन बी रिवर्सेबल, इजीली रिवर्सेबल, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, उसका कुछ बेसिक कारण रहता है जो कि हमारे लाइफस्टाइल के साथ ही रिलेटेड है, वो भी हम जानेंगे, हाँ। प्लांट सोर्स में वही तो मैंने बताया कि प्लांट सोर्स पे आयोडीन मिलता है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। जो भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या फिर मेनली वेजिटेबल्स जो भी आते हैं, तो वेजिटेबल्स में फ्रेश वेजिटेबल्स पे आयोडीन हमें मिलता है। जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए आयोडीन का सोर्स ये रहता है। इसके साथ साथ हम जो नमक लेते हैं, हमारे खाने में जो नमक यूज करते हैं उस पे भी हमें आयोडीन मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इस रिगार्डिंग? ठीक है फिर, ठीक है। तो फिर आप लोग वेट भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद मतलब 4:15 से आप लोगों का प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट होगा, तो आप उस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप वेट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए आप रेस्ट लीजिए, फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे फिर से, ओके। या थैंक यू सो मच एवरीवन।